बिहार जीके में हम आगे देखते हैं बिहार के बारे में। क्वेश्चन है, भारत का वो प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया तो किसने बनाया था? ये बनाया था बिहार ने। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो ये बना था बिहार में। क्या हो जाएगा इसमें तो बिहार हो जाएगा। इसमें देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो ये बिहार में। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो ये हुआ था बिहार के कारण। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में 1955 में। यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो ये कोसी बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई था 1967 में। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई है। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी। बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा किसे कहा गया? तो ये जो है छात्रों को कहा गया। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगड़ का टुकड़ा कहा था। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1967 से 69 में। 67 से 69, ठीक है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई? तो ये हुई थी भोजपुर से। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था बिहार में। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब हटाए गए न्यायाधीश TL वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के राज्य के 6 बड़े नेता KV सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया गया। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। बिहार में पहली और कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे तो ये थे महामाया प्रसाद। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो ये महामाया सरकार। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। संपूर्ण क्रांति के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है किस राज्य से? ये है बिहार से। संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा गया। बिहार में छात्र या JP आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1967 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी किसने? तो ये की थी जो है मुख्यतः छात्र आंदोलन था और छात्रों ने की थी। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया? तो ये कहा गया था संपूर्ण क्रांति। वह संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, ठीक। फिर संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी तो ये हुई थी पटना में। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के JP आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है ये इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, ये गलत है, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये किया गया था 5 जून 1974 को। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मुंगेरी लाल कमीशन का।
फिर है देखिए इसको, जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। फिर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यह है बिहार। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1980 में। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। बिहार की चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले में से संबंधित है, तो ये जो है भागलपुर से संबंधित है। भागलपुर के 33 कैदियों के आंखों में पुलिस ने गंगाजल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। फिर बिहार में बहुचर्चित गंगाजल की घटना कब घटी थी, तो ये घटी थी 1980 में। महात्मा गांधी सेतु का पुल का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो ये हुए थे भागलपुर में। 1924 में 24 अक्टूबर 1989 को राम शिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। फिर है बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी थी, तो कब घटी थी, 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, तो ये 2002 में। फिर है बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी, तो ये है 13 नवंबर 1905 में। फिर देखो अब शुरू हो गया बौद्धिक संपदा बिहार के बारे में। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे, तो ये थे इमाम ताज फ़कीह। ये जो है 12वीं शताब्दी से मनेर में बसे थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी, तो ये मिली थी फिरदौसी को। बिहार में महत्वपूर्ण मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे, तो ये जो किससे संबंधित थे, फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत जो है मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर के 1990 ईस्वी में 1290 ईस्वी में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है किसमें, तो ये मिलती है सभी में। जो है आदाबुल मुरीदीन से और मकतूबाते सदी से और मादनुल मानी से। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन तथा आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी बिहार शरीफ में। फिर है दरिया पंथी संप्रदाय के संपादक दरिया साहिब का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था बक्सर जिला में। उनका जन्म जो है डुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था, तो ये गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटना सिटी में। फिर अगला क्वेश्चन कि जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे थे, तो ये भेजे थे गुरु गोविंद सिंह। फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया, तो फिर बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया, तो ये पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना, तो ये बना था पटना सिटी में। यह 1713 ईस्वी में जो है पटना सिटी में निर्मित हुआ था। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी कब, तो ये थी 1620 जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया था, तो कहाँ, ये अस्टेसियस हार्टमैन को। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई, तो ये दानापुर में। इसकी स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी, तो ये किसने की थी, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं, तो ये ब्रह्म समाज से। फिर है रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा कहाँ खुली थी, तो ये पटना में। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली थी। फिर है बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है, तो ये रामकृष्ण मिशन से। बिहार के जो है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित हैं, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद।
इमारत शरिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। फिर जमीयतुल उलेमान हिंद की शाखा बिहार में संगठित की थी। तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने जो है ईसाई धर्म ग्रहण किया था, तो ये किया था मुकर्रब खां। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था, तो ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था, तो ये जो है इब्न बतूता नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो ये थे जो है उपायुक्त, ये और दोनों मतलब दिगनाथ और शीलभद्र दोनों थे। जो है आतिश दीपांकर आचार्य थे, कौन थे, तो ये थे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो है प्रमुख कौन, देखो उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य जो है सांतरक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी, तो ये की थी पटना में। राजा राममोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित कौन थे, तो ये थे उपायुक्त सभी, मतलब गौतम भी, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर भी। मतलब गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। ठीक, फिर है कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था, तो ये मिथिला से। विद्यापति मिथिला भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार था। फिर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई, तो ये हुई थी खड़ग विलास प्रेस से। फिर बिहार के साहित्यकार हैं, तो ये कौन है, उपायुक्त सभी रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा। कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं, कौन है, तो उपायुक्त सभी, मतलब कुमार विमल भी हैं, डॉक्टर वचनदेव कुमार हैं और डॉक्टर सुमन सरीन भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो ये हैं उपायुक्त सभी, मतलब श्री नागार्जुन भी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु भी हैं और राबिन शाह पुष्प भी हैं। फिर है भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं, तो ये विदेशिया भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुनाथ अवध बिहारी, सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। फिर अगला क्वेश्चन है ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है, तो ये है मैथिली की। विद्यापति, खंड, चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंदास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि है। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं, तो ये है उपायुक्त सभी, लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की थी। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था, तो ये था दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन जो है प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में हुआ था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था, तो ये था नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो यह बिहार बंधु है। यह 1874 ईस्वी में पटना में से प्रकाशित हुआ था। 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटना में। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया, तो ये मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। फिर दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 ईस्वी में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था, तो ये था सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे बिहार के। शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो ये देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। मतलब इमादुद्दीन कलंदर जो है ये रिसाते शिराते मुस्तकीम ये गद्य से इनकी रचना है। फिर बी का हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब अली मोहम्मद शाह जो क्या थे, अली मोहम्मद साद जो थे, ये क्या हो जाएगा बी का 2। मतलब मैखान ये इल्हाम गज़ल संग्रह की इनकी रचना थी, ठीक है। फिर अगला सी का 1 हो जाएगा, ठीक। सी का 1 मतलब अजीमुद्दीन अहमद जो थे वो गुलेन गमा कविता संकलन इनकी रचना थी। फिर है प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, ये जो है उर्दू शायरी पर एक नज़र इनकी रचना है। फिर है देखो बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा
नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की थी। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं तो ये हैं मोहम्मद शाह। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब शाह अजीमाबादी, शम्स मनेरी और बदरुल हसन। बिहार राज्य के प्रमुख प्रचलित भाषाओं में से सम्मिलित नहीं है तो ये नहीं है अवधी। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो माना जाता है ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो ये था पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती थी? तो ये जो है दरभंगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 2003 में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी ने। सोसाइटी जो है। फिर कला एवं संस्कृति, बिहार की कला एवं संस्कृति देखते चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिथिला में। फिर बिहार में प्रिया व्रत किस क्षेत्र से अत्यधिक प्रचलित है? तो ये भोजपुरी क्षेत्रों में और मिथिला क्षेत्रों, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भागलपुर में। इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है, भागलपुर। फिर बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मिथिलांचल में। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं तो ये है उपयुक्त सभी, मतलब अमता दरभंगा और डुमरांव बक्सर और बेतिया पश्चिमी चंपारण। फिर बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं तो ये है राग तरंगिणी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये है गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो यह है कि बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए? तो ये खुरचन। फिर एक पटना कलम संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? चित्रकला से। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। फिर पटना कला के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे तो ये थे सेवक राम का जो काल है वो है 1970 से 83, 1770 से 1830। फिर पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं तो ये हैं उपयुक्त सभी। हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। फिर पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है किससे? तो यह परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया। फिर है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है कौन सा सही हो जाएगा? ये डी ऑप्शन सही है, मतलब कि ये लोक कला भी है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। फिर अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं तो यह है उपयुक्त सभी। कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, ये सभी हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब राजगीर और वैशाली दोनों जगह मिले। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। क्या है? बुद्ध के समकालीन मगध के शासक अजातशत्रु जो थे उनकी एक प्रेमिका थी, कौन? आम्रपाली। वो वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है तो वो है छठ। बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है मिथिलांचल में। यह शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। फिर वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, ये संबंधित है किससे? तो ये जैन धर्मावलंबी से। फिर यह मेला महावीर के जन्म स्थली वैशाली में आयोजित होती है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो ये जो है गंगा गंडक के संगम पर। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली में प्रभावित है? तो ये है हॉलैंड डच।
फिर है पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है गौथिक शैली का। फिर अगला क्वेश्चन है पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में जो है प्रभावित हैं। तो ये किस शैली में, ये जो है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंदी इस्लामी शैली से प्रभावित है। फिर है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था डुमरांव बक्सर में। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो यह मधुबनी जो है मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो ये थी अंग में। फिर विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। तो यह है बिहार का। फिर बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो ये नहीं है विदेशिया की। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विद्यापति को। फिर जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है बिहार। यह मुख्यतः मिथिला में प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है। तो यह पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान। ये आंसर सही हो जाएगा। क्या है, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान जो ये है नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला देखते हैं पर्यटन एवं खेल जगत। ठीक है, ये मतलब बिहार के पर्यटन और खेल जगत। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा। तो ये जो है कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। अजीमाबाद और कुसुमपुर और पुष्पपुर ये था। पटना का अन्य नाम है पाटलिपुत्र एवं पाटलिपुत्र था। ठीक, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1891 ईस्वी में। पर पटना में स्थित पर्यटन स्थल है तो कहाँ है। ये है उपयुक्त सभी हो जाएगा अगम कुआं और सैफ खां मस्जिद या मदरसा और तख्त श्री हरिमंदिर। तख्त श्री हरिमंदिर जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। अगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। फिर है निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है। तो ये जो है ये अक्षय वट वृक्ष नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। फिर है पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने के लायक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा और मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष। फिर है पटना में स्थित नहीं है। तो ये क्या नहीं है, रोपवे। फिर है अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं। तो वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर अगला है वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में कौन नहीं है। तो ये जो है नाथनगर नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये गया में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। फिर अगला है कि गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। मतलब अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्म योनि, पहाड़ी और सूर्य मंदिर। गया में ही तीर्थयात्री पिंडदान जो है करते हैं। फिर गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है फल्गु नदी में स्नान कर तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर महाबोधि मंदिर स्थित है। तो ये बोधगया में तिब्बती मठ तथा जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं चीन द्वारा निर्मित मंदिर है। फिर मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी साहिब की दरगाह स्थित है। कहाँ। तो ये बिहार शरीफ में। फिर राजगीर में पर्यटनों के लिए दर्शनीय है। तो ये है उपयुक्त सभी जरासंध का अखाड़ा जो है गृधकुट पर्वत और क्या है मखदूम साहब का हुजरा। राजगीर के गृधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म
प्रतिष्ठित किया था, तो ये बिम्बसार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया था, तो ये जापान, रोपवे जापान। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है राजगीर में स्थित नहीं है, तो ये जो हो जाएगा मलिक बया का मकबरा। राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल हैं जैसे जीविका भ्रमण, स्वर्ण भंडार, गुफाएं तथा गर्म पानी के कुंड, पिप्पल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन, मचान एवं सप्तपर्णी गुफा। फिर है पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है, तो यह है धर्म जैन धर्म से। पावापुरी में महावीर की मृत्यु या निर्माण हुई थी, जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहाँ कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण जो है किया गया है। फिर है प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी, तो ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर अगला क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बात सत्य है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। फिर ये है यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खलजी ने जो है काफ़ी क्षति पहुंचाया था, तो तीनों सही हो जाएगा। फिर है बोधगया में स्मारकों में कौन सा नहीं है, तो ये हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। फिर है विश्व शांति स्तूप स्थित है, कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है, इसे जापान ने बनवाया था। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है, तो ये है उपयुक्त सभी हो जाएगा। महादेव मंदिर और हरिश्चंद्र मंदिर और रोहतासन मंदिर जो है ये दर्शनीय स्थल है। फिर यहाँ पर जो है अकबर कालीन गवर्नर राजा मानसिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण भी करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं, तो ये कहाँ आते हैं, बोधगया में। फिर है जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, पावापुरी और वैशाली दोनों। फिर संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में स्थित है, तो यह है पटना। ठीक है। फिर देखो थावे का मतलब देखो संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मजार मनेर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि थावे का तीर्थस्थल कहाँ स्थित है, तो ये गोपालगंज में जो है औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है, तो ये हो जाएगा शिव मंदिर। बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2011 से 2018 की मध्य कितनी वार्षिक वृद्धि दर रही है, बढ़ी है, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन 7.8%। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 2018 से 2019 के बीच विदेशी पर्यटकों के आने की वृद्धि दर रही है, तो ये 1.1%। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार 2018 में घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने के मामले में बिहार का देश जो है 14वां और विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से 9वां स्थान था। फिर 2021 में पर्यटन विभाग का स्वीकृति बजट कितना था, तो ये था जो है 35.9 करोड़ रुपए। कुल व्यय जो है 70.20 करोड़, कुल व्यय बजट का जो है 19.6% था। फिर कोटेश्वर धाम मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है बी गया में। फिर 786 लाख के प्राकलित व्यय से गया में इस मंदिर का उन्नयन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हो जाएगा बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार करना और भौतिक संरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 59.5 लाख। कोविड-19 के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई। देशी पर्यटक जो है 56.4 लाख और विदेशी पर्यटक 3.0 लाख। वर्ष 2019 पर्यटकों की कुल संख्या बिहार में फिर 2019 में पर्यटकों की कुल संख्या बिहार में जो है 350.8 लाख थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था जो है 1986 ईस्वी में। बिहार राज्य के खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जो है मोइनुल हक को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो ये सही है। उपयुक्त सभी। बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। 1975 से 76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह है पटना में। फिर है 1929 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य में थे, तो ये थे बिहार में। फिर अगला क्वेश्चन है पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया, तो ये खेला गया था श्रीलंका और जिम्बाब्वे। यह मैच हीरो कप था। फिर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था, तो खेला गया था जिम्बाब्वे केन्या। फिर अगला देखिए मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट मतलब निम्न में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है, तो ये विजय यादव हो जाएगा। फिर है पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था पटना में। इसे भारत ने ईरान को हराकर जीता था। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से। सुख देता है क्रिकेट, याद रखो ट्रिक। फिर पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। फिर है अगला क्वेश्चन कि बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो जो है सी ऑप्शन गलत है। ये बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया, ये गलत है। पहला सही है राज्य में आयोजित होने वाला मोइनुल हक कप फुटबॉल से संबंधित है। फिर है पटना स्थित कंकड़बाग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। बिहार में हॉकी की शुरुआत 1904 में पटना कॉलेज के जो है मैदान में हुई, ये भी सही है। तो बिहार सरकार ने कंकड़बाग स्टेडियम के इंडोर संभाग का नाम अभिनव बिंद्रा के नाम पर बिंद्रा स्टेडियम रखने की घोषणा की थी। अगला है बिहार की शिक्षा एवं साक्षरता चैप्टर नंबर। अगला क्वेश्चन बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये 1937 में। फिर अगला क्वेश्चन है देखो इसको पहले पढ़ लो। 1937 में बनी अंतरिम साक्षरता दर प्रारंभ किया गया। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये होता 1976 ईस्वी में। वर्ष 2019 से 20 में बिहार में जो है विश्वविद्यालय की संख्या थी, तो कितनी थी, ये थी 35। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों से कम थी। राज्य में दशकीय यानी कि 2001 से 11 में महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज सबसे कम पटना में रही। फिर साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8% का अंतर था, जो वर्ष 2011 में काफ़ी घटकर 10.2 रह गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 18 से 23 वर्ष के उम्र में युवा आबादी है, तो यह है 1.18 करोड़। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई माध्यम भोजन योजना का उद्देश्य है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के पोषण के लिए है, शैक्षिक प्रगति के लिए, सामाजिक समता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए भी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 से 19-20 में बिहार में शिक्षा पर व्यय में वार्षिक वृद्धि दर है, तो ये हो जाएगा 17.3%। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था अगस्त 2006 में। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 2019-20 में महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 902 थी। 277 राजकीय महाविद्यालय, 588 स्थानीय निकाय संबंध महाविश्वविद्यालय मतलब महाविद्यालय, 9 स्नातकोत्तर केंद्र और 28 से मान्यता प्राप्ति। फिर से देख लो 277 राजकीय विद्यालय और 558 स्थानीय निकाय संबंध महाविद्यालय और 9 स्नातकोत्तर। फिर बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये है नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है। फिर है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया APJ अब्दुल कलाम को।
अगला क्वेश्चन है बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जो है स्थित है, तो ये कहाँ पे है? पटना में। देखो, वर्ष 2003 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा मिला। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है? तो ये है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना IIM के तर्ज पर की गई। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, तो ये है उपयुक्त सभी मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से और प्रबंध शिक्षा से। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप विकेंद्रीकृत है तथा यह ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये 1925। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर विद्यार्थी शिक्षा अनुपात किससे नीचे होना सुनिश्चित किया जाएगा? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा 30:1, मतलब 30 छात्रों पे एक शिक्षक रहेंगे। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। स्थापित की गई थी कहाँ? पटना में। फिर इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, तो ये हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई? तो ये की गई थी BIT मेसरा। वर्ष 2006 में इसका उद्घाटन हुआ था। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, तो यह समस्तीपुर पूसा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ? हाजीपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई, तो ये की गई थी 2011-12 में। देखो 2001 और 11 में, 2001 से 11 तक, 2001 से लेकर 2011 में बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दशकीय वृद्धि पर किशनगंज देखो 25.9 तथा सबसे कम जो है 9.6 रही पटना में। फिर अगला क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह है जिला शिक्षा पदाधिकारी। फिर अगला है बिहार में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या है, तो ये कितनी हो जाएगी? 75,295। सर्वाधिक विद्यालय पटना और इसके बाद पूर्वी चंपारण है। फिर बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये किया गया था समस्तीपुर पूसा में। फिर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, तो यह है 61.8%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 47% थी। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है कितना है? तो ये हो जाएगा 71.2%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है 59.7% थी। फिर अगला क्वेश्चन है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है, तो ये कितना हो जाएगा? 51.5%। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर 33.1% थी। फिर अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल है, तो ये है 19.7%। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में 26.7% थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह रोहतास। अगला क्वेश्चन है सन 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है पूर्णिया। 2001 के अनुसार किशनगंज है। फिर है अगला क्वेश्चन सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन है? और वही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखिए। तो रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। पहला ऑप्शन हो जाएगा रोहतास जो है 73.37%, पटना जो है 70.68%, भोजपुर 70.47% और मुंगेर जो है 70.47%। फिर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले कौन है? आरोही क्रम में लिखो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। पूसिकमा। फिर देखो पूशिकमा, यहाँ देखो पूर्णिया 51.08%, सीतामढ़ी 52.05% और कटिहार में जो है 52.24%, मधेपुरा में 51.08%।
फिर अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, आरोही क्रम में मतलब घटते हुए। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान, रोभोवासी ऐसे याद करो, रोभोवासी सी ऑप्शन हो जाएगा। रोहतास में 82.88%, भोजपुर में 81.74%, बक्सर में 80.72% है, सिवान में 80.24%। फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला या आरोही या बढ़ते क्रम में है। ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, विशोहर। तो ये हो जाएगा देखो बिहार मतलब पूर्णिया 59.060%, कटिहार जो है 69.36%, शिवहर जो है 61.64%, सीतामढ़ी 60.64%, शिवहर जो है वो है 61.31%। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार एक परिचय वस्तुनिधि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आरोही क्रम या घटते हुए क्रम में कौन सा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रोहतासगढ़, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहतास में 62.97% है, मुंगेर में 62.08% है, पटना में 61.96% है और औरंगाबाद में जो है 59.71% है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। तो ऐसी ऑप्शन हो जाएगा सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। फिर देखो सहरसा में 41.68% है, मधेपुरा में 41.74% है, पूर्णिया में 42.34% है। फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हो जाएगा रोहतासगढ़। क्या हो जाएगा, रोहतासगढ़। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सहरसा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा रोहतास, रोही सबसे ज़्यादा पड़ता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है। तो ये है 28वां साक्षरता दर में। ठीक है, देखो बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। तो ये है 36वां सबसे अंतिम स्थान। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार जो है बिहार उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर हैं। ये गलत है, बाकी सही है। क्या क्या सही है, तो उत्तर बिहार से ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के लोग हैं, के ज़िले हैं। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुष की है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है, बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं की है। फिर देखो उत्तर बिहार से ज़्यादा महिला एवं पुरुष साक्षरता दर जो है दक्षिण बिहार में है। जो बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो ये है 14.8%। 2001 से 2011 के बीच भारत में 8.66% की वृद्धि हुई है। बिहार में 1991 से लेकर 2001 के मध्य जो है 9.3% की वृद्धि हुई थी। बिहार राज्य में वर्ष 2001-2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही। तो ये थी 11.5%। 1991 से लेकर 2001 के बीच 7.8% की वृद्धि हुई। सन 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर है। तो यह 76.9%। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है। तो यह 59.8%। बिहार में 2001 से लेकर 2011 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो यह 18.4%। 1991 से लेकर 2001 के बीच 10.7% की वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है। तो ये है रोहतास, 74.77%। से ऑप्शन हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी न्यूनतम शिक्षित है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्णिया जो है 49.81%। फिर अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, शिवहर।
फिर अगला क्वेश्चन, शिवहर मतलब 65.1%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत साक्षरता दर के ऊपर है, तो ये हो जाएगा रोहतास। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में। बिहार राज्य का प्रथम जनगणना 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर जो है महिला और पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है, तो ये सुपौल। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक में प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की गई, तो ये 0.6%। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 2012-13 में 2017-18 तक में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है, तो ये भी हो जाएगा 0.6%। फिर रही अवधि 2012-18 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर रही है, तो 0.6%। देश का कौन सा राज्य 2001-2011 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, ये हो जाएगा बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर बिहार का सर्वाधिक है। राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसका इस मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत राज्यों में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर बिहार का जो है सर्वाधिक है। राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसका जो है इस मामले में दूसरा स्थान है। फिर 2019-20 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो है छीजन पर थी, तो ये था 22%, मतलब 22.7%। फिर अगला है, वर्ष 2019-20 में उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन पर 38.8% तथा माध्यमिक स्तर पर 63.5% है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की छीजन दर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये है 20.4%। प्राथमिक स्तर पर बिहार में कुल नामांकन जो है 13.947 लाख, मतलब 139.47 लाख और 2019-20 में थी। बिहार में वर्ष 2019 से 20 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों का छीजन दर है, तो ये कितना हो जाएगा, 24.8%। फिर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर कुल नामांकन 2019-20 में 208.76 लाख पहुंच गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है कहाँ पे, तो उपरोक्त दोनों जगह गोपालगंज और राजगीर में। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित मतलब IX से लेकर XY वर्ग की ज़रूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध कराया जाता है, तो ये हो जाएगा 1500। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ है, तो ये हुआ है 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी होती है, तो ये होती है 65.35%। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों में शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। फिर देखो, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम है, तो यह जाएगा 10.32%। सर्व भारत की तुलना में बिहार की महिला साक्षरता दर 12.13% तथा पुरुष साक्षरता दर जो है 8.75% कम है। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, वो स्थित है वो पटना में। यह पटना के राजा बाजार में तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में स्थित है। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर है, तो ये है बहुत बढ़ोतरी हुई है।
2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर में 20.2% तथा पुरुषों की साक्षरता दर में 13.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में किस आयु के समूह में के सर्वाधिक निरक्षर हैं? तो ये हो जाएगा 15 से अधिक। बिहार में क्या हो जाएगा? 15 वर्ष से अधिक। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या है, तो ये हो जाएगा जो है 52,50,000। एक सेकेंड, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,25,04,553 और लगभग 5.25 करोड़ महिला। ये हो जाएगा 2 करोड़ मतलब 2 क्या 20 करोड़ 89,6,530 और ये पुरुष जो हैं वो 31। ये हो जाएगा 3 करोड़। ठीक, कितना हो जाएगा? 3 करोड़। देखो फिर से देख लो, लगभग 5.25 करोड़। ठीक, महिला जिसमें है 2 करोड़ 89,06,530 और पुरुष में 3 करोड़ 16 लाख। ठीक है, 16 लाख हो जाएगा 8,023 लोग साक्षर हैं। बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अक्षर आंचल योजना, दोपहर समझे सीखें। दोपहर माध्यम भोजन योजना के अनुश्रवण के लिए मोबाइल आधारित योजना है। समझे सीखें शिक्षा में गुणवत्ता के आश्रवण के लिए 20 सूत्री योजना। फिर वर्ष 2019-20 में बिहार में माध्यम भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत है, तो हो जाएगा 63.67%। कक्षा VI से लेकर V3 तक 2019-20 में आच्छादन प्रतिशत 59.74% है। बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन जो है आवंटित किया है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति हैं? तो ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो ये हो जाएगी 19.7%। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 में राज्य का लैंगिक विषमता 26.7% थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। सर्वाधिक जो है सुपौल में। फिर वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? तो ये हो जाएगा कटिहार। सर्वाधिक रोहतास 92.8%। जनगणना 2011 के अंतिम मतलब फाइनल आंकड़े पर है। फिर बिहार में कहाँ IIM की स्थापना हुई? तो ये गया में। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था मतलब बिहार की राज्य व्यवस्था या राज्य कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है कहाँ पे होती है? तो राज्यपाल में। राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका प्रधान जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की अर्हता है, तो ये कितनी हो जाएगी? डी ऑप्शन। वो भारत का नागरिक होता है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की मतलब राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो उपायुक्त सभी को, राज्य की महाधिवक्ता और अधीनस्थ न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता तथा सदस्यों की। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? तो ये आंसर हो जाएगा बी। ये राज्यपाल की महाधिवक्ता की शक्ति से भी हटाया जा सकता है, ये गलत है। राज्यपाल ये सही कौन सा है? तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत इसका जो कार्यकाल लगभग राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। फिर राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय
समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। फिर हो जाएगा राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। देखो, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। मतलब राज्यपाल राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है किसे, तो ये राज्यपाल को। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसको, तो राष्ट्रपति को। फिर है राज्य की जो है विधायिका, तो राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मतलब राज्यपाल भी आता है, विधान परिषद भी आता है, विधान सभा भी आता है। देखो, विधान परिषद केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल और विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर बनेगा। क्या होता है, ये सभी राज्यों में विधानमंडल यानी कि राज्यपाल जो है विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा देखो किससे बनेगा, राज्यपाल जो होता है विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर ही बनेगा। ठीक, फिर से देखो, कह रहा विधान परिषद केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल जो है, ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा। क्या, जो ये विधानमंडल है ये राज्यपाल मतलब राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा मतलब शेष राज्यों में जो राज्यपाल है, राज्यपाल एवं जो विधानमंडल है वही राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। तो ये हो जाएगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित कौन है, तो ये डी हो जाएगा राज्यपाल और विधान परिषद विधानसभा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो ये कौन सम्मिलित है, उपायुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो ये 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169। ठीक, फिर देखो, राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष की। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है, इसका विघटन नहीं किया जाता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं। वो भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो, 25 वर्ष हो। वो भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु जो है कम से कम कितना है, 30 वर्ष का हो। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है कौन, परिषद। देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है, ये है। देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करता है राज्य का विधानसभा के अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन, विधान परिषद बिहार विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 75। विधान परिषद में सदस्यों संख्या मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। क्या है, विधान परिषद में सदस्यों संख्या मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है, तो ये बिहार में। फिर है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद द्वारा। विधान सभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा बिहार विधान सभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 2। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं।
वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो है राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील जो है सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो ये राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है तो ये 62 वर्ष। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तो ये हो जाएगा बी राज्यपाल। राज्य के लोक मतलब बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग कौन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और जो सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है तो 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी तो 1 अप्रैल 1949। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र धारी सिन्हा थे। अब बिहार की स्थानीय सुशासन के बारे में देखते हैं। बिहार में पंचायत राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय है। बिहार पंचायत समिति एवं जिला क्षेत्रीय अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। फिर हम राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं बिहार की। ठीक है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन सब सही है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों सही हैं। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्येक चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा तो ये होगा 5000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? तो ये होगा 50,000 आबादी पर। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान होता है। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 50%। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। फिर है देखो फिर से देख लो, कह रहा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50%। ठीक, फिर देखो ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। काश ऐसे सभी हो जाए, सभी कर दें। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी कि MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 20%। देखो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र यानी नियोजन एवं सेवा शर्त 2007। वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये 11 चरणों में। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव 2021 में हुआ था। बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के बारे में देखेंगे। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है संबंध पंचायत का मुखिया। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है ग्राम पंचायत के मुखिया को। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखो, ए है ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी, सही है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, सही है। फिर सी है मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। डी तो भी सही है, ठीक। सी भी सही है। डी ऑप्शन जो होता है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी, ये सही हो जाएगा। फिर मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है जिला पंचायत पदाधिकारी। फिर है देखो, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये हो जाएगा 3 महीने। फिर अगला क्वेश्चन है, बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया होता है। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। यानी कि ये देखो, प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, सही है। और पंचायत समिति की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अलग 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, ये भी सही है। गलत क्या है? सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये गलत है। क्या है? सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्ति करती है, ये सही है। देखो, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला गलत है, बाकी सही है। क्या सही है? जिला परिषद की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। और बी है, जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा। जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है। प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। फिर जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो किसे दे सकता है? ये दे सकता है जिला दंडाधिकारी को। क्या है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को। फिर आगे देखते हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है? तो ये जिला पंचायत पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7। जिला योजना समिति का सभापति होता है, तो ये जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरों में स्थानीय स्वशासन, मतलब बिहार शहर में स्थानीय स्वशासन कैसा है उसके बारे में देखेंगे। तो नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है, तो ये है 12।
बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये शिवहर। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर एवं गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या है तो ये 75, पहले 72 था। बिहार के पटना एवं गया के नगर में उन्ना न्यास यानी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ तो ये हुआ था 1965 में। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो ये हुए थे 2017 में। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है तो यह है 81। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था 2017 में। बिहार में नगर परिषदों की संख्या है तो ये है 49। बिहार में वार्डों की संख्या है तो ये है 3193। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था 26 जून 1968 को। इसकी अवधि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। 68 से 69 मतलब 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो ये थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। फिर बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू है? तो लागू किया गया है तो 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो लागू किया गया था 7 मार्च 2005। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो ये थे श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1995 में 7 दिनों के लिए। यह राज्य में छठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था जिसकी अवधि जो है 28 मार्च 1995 में 4 अप्रैल 1995 थी। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो ये थी 8 माह 17 दिन। 8 माह 17 दिन। लोकसभा चुनाव बिहार की जो 2019 में, उसके बारे में देखते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी है तो ये है भाजपा। यह 17वीं लोकसभा चुनाव थी जो बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों को सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 मतलब एक सेकेंड, ए का 5, ए का हो जाएगा 5 मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 17। ठीक। फिर है बी का हो जाएगा 1, राष्ट्रीय जनता दल 0 सीट पाई थी। सी का 2 हो जाएगा। ठीक। मतलब लोक जनशक्ति शायद होगा, जनशक्ति पार्टी ये 6 पाई थी। जनता दल यूनाइटेड जो है डी का कितना हो जाएगा? 4, 16। जनता दल यूनाइटेड ये 16 सीटें पाई थी। कांग्रेस बचा तो कांग्रेस का हो जाएगा 1। ठीक। फिर देखो बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न हुआ। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में जो है कितनी सीटों पर मतदान हुए? तो ये हुए थे 8। प्रथम चरण में 4, द्वितीय में 5, तृतीय में 5 और चतुर्थ में 5, 5 में 5, छठे में 8 और जो है 7वें में 8 सीटों पर मतदान हुए। बिहार विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर-नवंबर 2020। बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुए? तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा 17वीं। इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 3। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है तो ये है 26। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वालों वाली राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन मतलब NDA में कौन कौन दल थे? तो ये थे, सी ऑप्शन हो जाएगा भाजपा, जदयू, VIP हम। ठीक। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस, भाकपा माले और सम्मिलित था। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो ये ऑप्शन हो जाएगा D 78। तीसरे चरण पर मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 3 नवंबर 2020 को। दूसरा चरण का मतदान जो है 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को जो है संपन्न हुआ था। फिर अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा? तो ये राष्ट्रीय जनता दल। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे तो विधान परिषद के सदस्य थे। बिहार के किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? तो ये हुए थे 2005 में। अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे? तो ये हुए थे 71। प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ था। फिर देखो, अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित कीजिए। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए का हो जाएगा 4। ए का 4 मतलब राष्ट्रीय जनता दल, प्राप्त सीटें 75। फिर बी का हो जाएगा 2। ठीक। लोक जनशक्ति पार्टी जो है 1। फिर अगला है देखो, सी का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 3। भारतीय जनता पार्टी 74 और जनता दल यूनाइटेड ये हो जाएगा 43। देखो, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, AIMIM को 5, हम को 4, VIP को 4, भाकपा M को 2, भाकपा को 2, भाजपा को 1 और निर्दलीय का 1 सीट प्राप्त हुई। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा A 38। फिर देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो ये हो जाएगा A 243। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सम्मिलित कीजिए। तो ये हो जाएगा कौन सा? इसमें देखो, बी का हो जाएगा मतलब बी ऑप्शन, ए का 3। ए का हो जाएगा 3 मतलब जनता दल यूनाइटेड जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। ठीक, जनता तीर मारती है, समझ लो ये। फिर है बी का हो जाएगा 4, बी का 4 और सी का 2, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। देखो, जनता दल यूनाइटेड जो है ये तीर मारती है, भारतीय जनता दल जो है ये लालटेन लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी जो है ये कमल फूल और लोक जनशक्ति पार्टी बंगला। फिर देखो, अगला क्वेश्चन, पर इसको देखिए, हम का चुनाव चिन्ह कढ़ाई है। क्या? हम लोग कढ़ाई में सब्जी खाते हैं, इसे याद रखो। बिहार विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर-नवंबर, ठीक, अक्टूबर-नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी तो कितनी थी? बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी 7,36,47,660। जिस डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, जिसमें से पुरुष 3.88 करोड़ और महिला थी 3.49 करोड़ मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? तो यह था 59.69। देखो, पुरुषों का मतदान तो बता दिया। देखो, पुरुषों का मतदान प्रतिशत था 54.45% तथा थर्ड जेंडर का अनुपात था 3.74%। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी तो ये कितनी थी?
3733। प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशियों की औसत संख्या 15 थी। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत कितना था? तो ये था 56.93%। कुल मतलब क्या हो जाएगा? 4,19,26,443 लोगों ने मतदान किया। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला की सदस्यों का हिस्सा है तो ये हो जाएगा 10.7%। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? तो ये रही थी हिलसा। सबसे बड़ी जीत जो है बलरामपुर सीट में महबूब आलम को मिली। अब हम बिहार का भूगोल देखते हैं। भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप कैसा है? बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी चीज़ें सही हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैली हुई है। हिमालय पहाड़ का जो है भाग है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में जो है बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी जो होता है वो सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून, हरहा नदी घाटी, दून घाटी। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 24 मीटर। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? तो 24 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 140 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक मतलब कितने किलोमीटर है? तो हो जाएगा 74 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है तो कितना हो जाएगा? 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से जो है 450 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं तो कितना हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा, ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग जो है प्रस्तुत करता है। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार एक विस्तृत है तो हो जाएगा बी ऑप्शन 150 मीटर। गंगा का मैदान या गांगे निक्षेपीय मैदान है जो सामान्यतः क्वार्टनरी निक्षेपों से निर्मित है। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है, ये गलत है, बाकी सही है। रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, ये सही है। फिर है ठीक है, ये असत्य पूछा है ना। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, ये भी तो हो जाएगा डी ऑप्शन। ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। फिर अगला देखते हैं।